हेलो जी स्टूडेंट फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप सब साथी। आज फिर न्यू बैच के साथ हम जुड़ चुके हैं क्लास 10th के बच्चों के साथ। और इतिहास यानी क्लास 10th के इतिहास पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर क्या दिया है आप लोगों को पता है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे बना, कैसे राष्ट्र बना, यानी कैसे एगो देश बना यूरोप। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को आगाज करने के पहले आप सबसे प्यारे साथियों, आप सबसे नर्म निवेदन है कि अगर आप लोग ये कश्यप रिसर्च पॉइंट परिवार को आप लोग नहीं सपोर्ट किए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, यानी किसे कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र यानी राष्ट्र किसे कहते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट यही ना आता है कि राष्ट्र किसे कहते हैं। तो देखिए अर्नेस्टर रेगन, यानी ये वैज्ञानिक का नाम है। क्या है जी, एक इतिहासकार का नाम है अर्नेस्टर वेगर। ठीक है, के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं कि जिस क्षेत्र में एक समान भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र को ही हम एक राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र क्या होता है जी, प्रयास, त्याग और निष्ठा के चरम बिंदु होता है। ठीक है, और राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास आदि की साझा कारण आपस में जुड़े हुए हैं, जिनका साझा अभ्याचरण है, हाँ, जिनके अंदर मनोवैज्ञानिक सद्भावना भावना विकसित हुई है। यानी जितने भी एगो राष्ट्र में बात सही जी कि एगो राष्ट्र में जितना लोग रहेंगे, कितना लोग, 1000, मान लीजिए कि 1000 लोग रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ क्या बनना चाहिए जी, 1000 लोगों के बीच क्या होना चाहिए कि हमेशा पूरे लोगों के बीच में एकता, सद्भावना, धर्म, जाति, ठीक है, एक ही होना चाहिए। ठीक है, भाषा एक होना चाहिए, रीति रिवाज एक होना चाहिए। जैसे भारत है तो भारत में हम लोग मना रहे हैं होली, तो होली पूरा भारत में एक ही मनाना चाहिए। यानी जिस दिन होली मना रहे हैं पूरा भारत मनाएगा होली। कौन मनाएगा जी, पूरा भारत होली मनाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे हमारे क्या जी, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, वैसा ही यूरोप में भी अलग अलग क्या जी मतलब प्रकार के लोग रहते होंगे, यानी अलग अलग धर्म के लोग रहते होंगे। लेकिन हम लोगों को अब उतना इसमें डिटेल नहीं दिया है। लेकिन हम लोगों को या किसी भी एक विकसित राज्य बनाने के लिए, यानी विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, उसमें जाति, धर्म, रीति रिवाज, इतिहास जितना भी हो एक समान होना चाहिए। और देश के प्रति अपना आचरण शुद्ध होना चाहिए। यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से हम लोग देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रवाद आगे क्या दिया जाए। राष्ट्रवाद, ध्यान दीजिएगा कि मैं चैप्टर से नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नहीं पढ़ा हूँ, नोट्स पढ़ा रहा हूँ, नोट्स से। ठीक है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है जिसका नाम है कश्यप रिसर्च पॉइंट। जाके सर्च कीजिए, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फॉलो कीजिए। ठीक है, और वहाँ पर हर प्रकार के PDF मिलता है। तो टेलीग्राम का जी जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे फॉलो, लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। सभी जगह आपको लाइव क्लास मिलेगा। व्हाट्सएप पर भी चैनल बन चुका है जहाँ पर आपके लिए सभी प्रकार के नोट्स वहाँ अवेलेबल कराए जाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आगे अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद किससे कहते हैं अगर कोई पूछे
तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। अब देशभक्ति किसे कहते हैं जी? तो अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है उसे देशभक्ति कहते हैं। यानी राष्ट्रवाद क्या है जी? देशभक्ति का पर्यायवाची शब्द है। राष्ट्रवाद यह विश्वास है। राष्ट्रवाद क्या है? एक विश्वास है। ठीक है, कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। यानी स्वयं को इकट्ठा करता है। जितने भी भाषा हो सके ज्ञान होता है, स्वयं को एकत्रित करता है। यानी यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि जितने भी मतलब होता है सांस्कृतिक ये देश, वे अपने आप में एकत्रित रहते हैं। यानी जाति धर्म एक रहता है। यहाँ तक कि आपको इंडिया के मतलब भारत के एग्जाम्पल दिए जहाँ पर क्या जी राष्ट्रवाद है, देश के प्रति प्रेम ज़्यादा हो, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि इसमें लिखा गया है कि इन सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उन्होंने अपने स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभु राजनीतिक समुदाय राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। यानी उन्होंने ये बताया, इसमें लिखा गया राष्ट्रवाद में, कि जिसके पास जाति हो, धर्म हो, ठीक है, वे अपना का एक अलग राष्ट्र बनाने का अधिकार है। जैसे भारत को दो भागों में बांटा गया, आपको पता है कि नहीं? हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा थे, उसका मांग किया गया, उसको बांट कर निकाल दिया गया। इस तरह से सभी देश के पास एक अधिकार होता है कि देश को दो भागों में बांट सकते हैं, वहाँ के नियम होता है। ठीक है, अब देखिए आगे आ रहा है कि नेपोलियन कौन था। नेपोलियन के तो नाम सुने होंगे लो ना आप, हैं? कमेंट में होते। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। यानी यूरोप के जो इतिहास था ना, उसको प्रभावित करने का कार्य नेपोलियन ने ही किया था। कोई पूछेगा तो किसने किया था? तो नेपोलियन ने किया था। इसको बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन VVI प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये जो फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये जो बंदा, यही कौन से हैं जी? नेपोलियन साहब हैं। देखिए नेपोलियन साहब को तो समझ गए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कि अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। यानी अपना योग्यता के बल पर इन्होंने 24 वर्ष के अवस्था में ही सेनापति बन गए थे। ठीक है, उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। यानी उन्होंने फ्रांसीसी को कितना बार मतलब जीत दिलाई, जिसके चलते उन्होंने पीछे न मुड़कर देखकर आप फ्रांस के शासक बन गए। समझ में आए आप लोगों को? अब आगे है उदारवा। उदारवा क्या है जी? अब समझते हैं इसको। तो उदारवा क्या है? लाइब्रिसिम शब्द लातीनी भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है। यानी उदारवा किस पर आधारित है जी?
लातीनी भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। लाइबर का कोई अर्थ पूछेगा तो क्या बताइए? स्वतंत्रता। मध्य वर्ग के लिए उदारवा का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून की समक्ष समानता। यानी इसका क्या, उदारवा का क्या महत्व था जी? कि उदारवा का मतलब लक्ष्य क्या था? तो जितने भी हमारे देश में व्यक्ति जी रहे हैं सभी के प्रति आज़ादी, क्या था? सभी को आज़ादी मिले और सभी को प्रेम मिले। क्या मिले जी? प्रेम। किसी को हर एक प्रकार के कानून पर सभी को समान नज़र से देखा जाए, यही उदारवा का क्या जी कार्य था। ठीक है, मतलब कहते तो लक्ष्य था। निरंकुशवाद, अगला बनते हैं निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यानी उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो, उसी को निरंकुशवाद कहेंगे। ठीक है, यानी कोनो कमी ना हो, एक विकसित राज्य बने, मतलब एक विकसित सरकार बने या शासन व्यवस्था बने। ठीक है, इसी को निरंकुशवाद के नाम दिया गया था। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों के निरंकुश सरकार कहते हैं। इस प्रकार के क्या कहते हैं जी? शासन को निरंकुश सरकार कहते हैं। ठीक है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। यानी दमनकारी यानी अपने आप में पावर रखती थी ये सरकार। ठीक है, आगे देखिए जनमत संग्रह आगे दिखाया गया है। तो जनमत संग्रह क्या है जी? तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता के किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने की पूछा जाता है, करने के लिए पूछा जाता है। यानी जनमत क्या है? तो जितने भी मतदाता गण है वे एक क्षेत्र के हों, जो कोई भी सवाल और जवाब कर सकते हैं कि किससे? सरकार के पास कोई मतलब प्रस्ताव ना रखे, उसको स्वीकार सरकार करेगी या नहीं करेगी इसके बारे में वे पूछ सकते हैं, उस पर लड़ाई लड़ सकते हैं। इसको जनमत संग्रह कहते थे। आगे है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब क्या? कल्पनादर्श एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग संभव हो सकता है। यानी एगो ऐसा समाज का कल्पना कीजिए जो एकदम आदर्श यानी बिल्कुल विकसित हो, और वे जो कहे उसका कहा हुआ बात माने सभी लोग, यानी असंभव हो, यानी उसको टालना असंभव हो, उसको क्या कहेंगे जी? यूटोपिया। ठीक है, आगे है रूमानीवाद क्या है जी? रूमानीवाद एक संस्कृति आंदोलन था। क्या था जी? आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानी कलाकारों तथा कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान पर बल देने के स्थान पर अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भाषाओं पर बल दिया। वह एक सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझे सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का धर्म बनाना चाहते थे।
यानी राष्ट्र को यानी देश को धर्म के प्रति एकजुट करना चाहते थे। उन लोगों को यही मांग था। जैसे